नमस्कार, मैं बसंत राज आप सभी दर्शकों का केबी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम आपके बीच बहुत से चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी चर्चा किए, उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिए, अपने जीवन यापन के बारे में हेल्थ संबंधी जानकारी लिए। तो इसी बीच फिर हम बेगूसराय ज़िले के बीहट क्षेत्र में एचएफसी गेट के सामने बहुत ही अच्छे डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर एम.के. झा सर वहाँ मौजूद हैं। तो आइए आज हम डॉक्टर एम.के. झा सर से कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातें और साथ ही जो ट्यूबरकुलोसिस जो एक बीमारी है उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो हम अगली करीब बात करते हैं सर से। नमस्कार सर, केबी स्टूडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने चिकित्सक सेवा के बारे में बताएं। किस प्रकार की आप सेवा अपने यहाँ के जो रोगी आते हैं, पेशेंट आते हैं, उन्हें किस तरह की सेवा दे रहे हैं? हम तो यहाँ मेरा 21 साल लमसम हो चुका है और सभी प्रकार के रोग का मैं इलाज यहाँ करता हूँ और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र तो यहाँ बहुत ज़्यादा है और जिसमें न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है, वीकनेस। बहुत से गरीब लोग हैं जिनको सही मात्रा में भोजन की कमी रहता है, जिसके वजह से खास करके लोग की जानकारी का अभाव होता है कि क्या हम खाएं क्या ना खाएं, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और दूसरा चीज़ है कि आजकल जितने खराब प्रकार के फास्ट फूड वगैरह का यूज लोग ज़्यादा करते हैं, जिसके वजह से उनका इम्यून सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो रहा है खासकर। दूसरा है क्या, जिसमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम खास करके अधिक मात्रा में होता है और वो सबसे ज़्यादा लीवर पे ज़्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से मैंने सिस्टम बॉडी का मान के चलिए, जैसे वो बोलता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ज़्यादा उन्हें फॉल्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी के दौर में सबसे ज़्यादा लीवर ट्यूबरकुलोसिस का भी केसेस आ रहा है और इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का भी केस। ठीक है, और हम तो सबसे पहला चीज़ यही कहेंगे कि सबसे पहले लोग को खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा चीज़ खाएं जो स्वस्थ हो और स्वास्थ्य में वो सबसे ज़्यादा कारगर रहे। तो इसकी जानकारी बहुत सारे लोग को है नहीं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। और इसका सबसे बड़ा जो होता है, अभी जो रोड पे आप देखते होंगे फास्ट फूड का जो ज़्यादा प्रचलन चल गया, जो बच्चे लोग हो, बहुत तो सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुरकुरे वगैरह इस सब का भी जो प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से वर्म इन्फेक्शन और प्लस उसका लीवर साइड से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तो सर हम यह जानना चाहेंगे, ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है, बीमारी है, मतलब किसी पेशेंट को या जो हावी होती है तो उसे इसके लक्षण क्या है, उसे पता कैसे चलेगा कि हम ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हैं? इसमें बहुत सारा लक्षण मिलता है। जब से पहले तो आपको उसका एपेटाइट घट जाता है मैंने खाने की, और कभी कभी होता है वो इंटेस्टाइन में पेन का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, दर्द होना। उसके बाद दूसरा लक्षण इसमें आता है कि बार बार उसका पेट खराब रहता है और कभी होता है कि खाना खाया, खाना का डाइजेशन नहीं होना, तुरंत में खाना खाने के बाद तुरंत लेटरिन लग जाना और शरीर में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा रहता है और उसमें जो बोल्डनेस होना चाहिए वो उसका धीरे धीरे वो लेस में चला जाता है और वो काम करने में उसको कोई इच्छा नहीं करता है। ज़्यादातर उसको लगता होगा कि हम सोए रहें, रेस्ट करें। ये सब बहुत सारे उसके लक्षण आता है। कुछ चीज़ ऐसा है जिसको कि हम लोग बहुत लोग कैच नहीं कर पाते हैं, वो डिले जा कर के डायग्नोसिस होता है। कुछ चीज़ है जैसे कि आपका पेट खराब होना सबसे पहला इसमें लक्षण रहता है और पेट का दर्द होना। तीसरा चीज़ इसमें ज़्यादा सामने आता है क्या कि आपको भूख नहीं लगना है। ये सब लक्षण उसको मैंने तात्कालिक फ्रंट पे नज़र आता है सामने से। ये जो सर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है, ये जो उत्पन्न होती है, जो बीमारी होती है, जो घातक साबित होती है, मतलब सर क्या ये एक वायरस के कारण होती है या बैक्टीरिया के कारण होती है? इसमें बाहरी असर ज़्यादा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसमें होता है और वायरल का ज़्यादा कम होता है, ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। तो सर ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यह क्या मतलब
टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को भी कुछ मतलब लेके चलती है क्या? जैसे यदि किसी पेशेंट को हो गया, हम उसके कांटेक्ट में हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ खा रहे हैं, तो मुझे भी हो सकती है? इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा नहीं होता है। वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में इस टाइप से होता है जो एक दूसरे में ट्रांसप्लांट ये करता है, बस इंटेस्टाइनल में ऐसा नहीं मिलता है। इंटेस्टाइनल में सन सर, ये ट्यूबरक्लोसिस के कितने स्टेज होते हैं? इसमें तो पहला नंबर तो एक मान के चलिए कि एक्यूट स्टेज होगा जो कि फर्स्ट टाइम में मिल गया, नहीं तो फिर ये क्रोनिक हो गया। दो स्टेज इसको खासकर माना जाए, एक्यूट या फिर क्रोनिक। एक्यूट स्टेज मान के चलिए, और नहीं तो फिर इसको क्रोनिक स्टेज मान के चलिए। बहुत दिन से अगर है तो फिर क्रोनिक चला गया, नहीं तो एक्यूट है। जैसे जस्ट हुआ 1-2 महीना पहले, तो उसको एक्यूट केस में हम लोग लेकर चलते हैं कि एक्यूट पोजीशन होगा। और इसके सर ट्रीटमेंट किस प्रकार के हैं? कोई दवाई या सर्जरी, ऑपरेटिव, मतलब किस तरह के ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है? इसमें ज़्यादातर तो सर्जिकल का चांसेस नहीं होता, इसमें ज़्यादातर होता है ट्रीटमेंट मेडिसिन से। ये क्यूरेबल चीज़ है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं के बराबर। सर कितने ड्यूरेशन की इसमें मेडिसिन चलती है? इसमें अगर एक्यूट स्टेज में है तो 3 मंथ में भी वो सही हो जाता है, और थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा आता है 3, 6 या फिर 12 मंथ भी इसको चलता है, 9 मंथ भी चलता है। ज़्यादा सीवियरिटी स्थिति में है तो वो 12 मंथ भी इसमें चलता है दवा। जैसा कि हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ जाना, सर हम आपसे यह भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे लोकेलिटी में, हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की बीमारी का मतलब क्या श्रेय है? मतलब कितने प्रतिशत ये बीमारी है हमारे शहर में? अभी बहुत सारा तो ऐसा होता है जो कि डायग्नोसिस नहीं है कंफर्म, लेकिन कम से कम ये मान के चलिए कि 25% अभी तो केस इसमें है, जो कि कुछ तो है कि कन्फर्मेशन में है, कुछ जो है कि जानकारी हम लोग को नहीं है, और कुछ देहात में है ऐसे जगह पे जहाँ की सही मात्रा में चिकित्सक व्यवस्था नहीं है। तो कम पढ़े लिखे जो गांव घर में डॉक्टर हो तो वो तो बीमारी कंफर्म कर नहीं पाते हैं। जब वो क्रोनिक में जब चला जाता तब वो बड़े शहर में आते हैं या फिर हम लोग पास पहुंचता है, तो हम लोग को उसमें कंफर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आ चुका है, इसका लंबा दवा। जैसा कि सर हम यह जानना चाह रहे हैं कि यह जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है, यदि किसी पेशेंट को हो जाता है तो आस अभी बेगूसराय ज़िले में हम यहाँ मौजूद हैं, तो इस एरिया में, इस शहर में, इस क्षेत्र में मतलब ट्रीटमेंट इसके अवेलेबल है या कहीं अदर दूसरे कंट्री या दूसरे शहर में, बड़े बड़े शहर में जाने पड़ते हैं? मतलब यहाँ मेडिसिन से आराम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पेशेंट को या नहीं? नहीं, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली। और ये जो सर कोरोना वैश्विक महामारी जो चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे यदि कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है तो उस पर यह बीमारी का क्या मतलब असर पड़ रहा है? कोरोना डिजीज का बात तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और इसकी जानकारी हम दे दें। सबसे पहले तो सभी लोग को जागरूक करना चाहेंगे कि कोरोना से जितना लोग भयभीत होकर के मर रहा है उतना ये डिजीज उतना है नहीं। इसमें है क्या कि सभी लोग, हम लोग ये कहते हैं कि अपने इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट रखिए, तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि आप अपना इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, जिसमें खान पान पे ज़्यादा सही ध्यान देना है, जो हम ऐसा चीज़ खाएं जो हमारा इम्यूनी सिस्टम बूस्ट रहे। और जिन व्यक्ति का इम्यूनी सिस्टम बूस्ट है उसको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। हमने ये 8-9 महीना में जो इसको सर्च किया, तो ये मेरा ओपिनियन है कि कोरोना में डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना लोग को भयभीत रहते हैं, तो उससे सेफ के लिए सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग बेस्ट रखना है, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, और कोशिश करना है जहाँ तक जितना ताज़ा भोजन का प्रयोग करें, बाहर का खाना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें, तो इससे हर स्थिति में वो सेफ और सुरक्षित रहेंगे। WHO का भी तो वही कहना है कि डरने की बात नहीं, हमें मिलकर सामना करना होगा इसे। हम अपने आप में स्वस्थ रहें, हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखें, मास्क का प्रयोग करें, या मतलब कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें, मतलब अपना सेफ्टी हम जितना कर सकते हैं। मतलब इस बीमारी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्थिति में नहीं डरना है। और जितना हम तो सभी लोग को, सभी जनता को ये अपने तरफ से ही कहना चाहते हैं कि सबसे पहला कि खुद का इम्यून सिस्टम बूस्ट करें और अपने घर परिवार को इम्यून सिस्टम बूस्ट रखें, ताकि कहीं भी निकले तो उनको डरने की ज़रूरत ना हो। वो एकदम फुल्ली स्ट्रांग है। जो फुल्ली स्ट्रांग है उनको कोरोना से कहीं डर नहीं है। और
और सर जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस पे, यदि किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, वो आप जैसा कि 3 मंथ 9 मंथ का जो ट्रीटमेंट बताए, वो ट्रीटमेंट में यदि चल रहा हो, ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उस बीच उसे किस किस बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो उसमें डाइट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा मेंटेन करना है कि हम ऐसा चीज़ लें जो हमारे लीवर फंक्शन को बेस्ट रखे। लीवर फंक्शन इंटेस्टाइनल कॉक्स में जो होता है, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि लीवर फंक्शन को सबसे पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जिन व्यक्ति का लीवर फंक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसका ट्यूबरकुलोसिस का दवा लंबी समय तक चलेगा तो वो फुल्ली क्योरेबल हो जाएंगे, उनमें कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस से कभी भी डरना नहीं है, उसका सामना करना है, और सामना करने से वो उसका निदान है और इजलेबल मैंने मेडिसिन उसका उपलब्ध है। ये नहीं उसमें डर है कि भाई अब हो गया तो ये ठीक नहीं होगा, बहुत लंबा चलेगा, या एगो हम मैंने एगो मेरे पास हो गया तो मेरे पूरे फैमिली में हो जाएगा, इस टाइप का हम लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सर ये इसमें कोई जेनेटिक असर भी पड़ती है, या जो किसी पेरेंट्स को हो गए हैं तो उसके होने वाले बाल बच्चे को भी, उसके चिल्ड्रन को भी ये असरदार होती है या नहीं? हाँ, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में होता था पहले, जो कि जनरेशन में चलता था कि उनके घर में किसी को है तो बाद में होता था, लेकिन अब ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है, जिस घर में कभी नहीं था उस घर में भी हो रहा है, जिस घर में था उस घर में नहीं हो रहा है। मतलब ये ऐसा अब ऐसा चीज़ नहीं रहा कि अब जागरूकता की कमी है। पहले कारण क्या था, पहले के लोग को जागरूकता का थोड़ा सा कमी था, जिसमें था क्या कि लोग बहुत डाइट का मेंटेनेंस का, क्या हम खाएं क्या ना खाएं, जिसकी वजह से था कि लोग वीकनेस ज़्यादा होता था। जहाँ वीक हुआ तो उस व्यक्ति के अंदर ट्यूबरकुलोसिस प्रवेश करता है। मतलब स्वस्थ भोजन, शुद्ध भोजन के कमी के कारण ये सब बीमारी उत्पन्न होती है। तो सर जैसा कि आपने 2 टाइप्स बताया, एक पल्मोनरी और एक जो इंटेस्टाइनल, सर दोनों में अंतर क्या है? जैसे एक का तो आपने बताया बाहरी फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब के कारण असरदार होती है, तो दोनों में सर अंतर क्या है? दोनों किस तरह होता है? दोनों है तो सर दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो दोनों होता किस तरह है? मतलब ऐसा तो नहीं किसी को इंटेस्टाइनल हो गया, किसी को चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो यदि किसी को चेस्ट हो रहा है उसे सर तो इंटेस्टाइनल भी तो हो सकता है ना, तो दोनों के होने का लक्षण क्या है? दोनों के अलग अलग प्रकार के? नहीं, ऐसा नहीं कि जिसको पल्मोनरी चेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उसको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो ही जाएगा, या जिनको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हो तो उनको चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस हो ही जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे से कंपेयर करेगा। तो दोनों के होने का कारण क्या है? ये तो आपको इंटेस्टाइनल हम बता ही दिए हैं, और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो आपका वातावरण का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग ज़्यादा करना, या फिर खान पान में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा हो जाना है, और ज़्यादातर तो स्मोकिंग वगैरह तो इसका सबसे ज़्यादा मेनली माना जाता है। स्मोकिंग, धूम्रपान के, मद्यपान के कारण ये जो चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इससे सर घबराने की बात नहीं है। हम जितने सुरक्षित रह सके, अपने प्रॉपर डाइट जितना ले सके, बाहरी भोजन का प्रयोग ना करें, उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सर एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये तो स्वास्थ्य संबंधी, हम तो बहुत आभार हैं कि आप हमारे दर्शकों को इतनी राय दिए। एक जो हमारी सरकार की एक नई नीति आई है, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को जो एक समान दर्जा दे दिया गया है। अब होम्योपैथी और आयुर्वेदिक वालों को भी सर्जरी करने का आदेश दे दिया गया है, मतलब एक नई नीति जो आ गई है। इससे क्या आगे क्या असर पड़ने वाला है सर, जब तीनों को समान दर्जा मिल गया, ये तीनों श्रेणी को, हेल्थ श्रेणी को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आगे किस तरह का हमें समस्या आने वाला है, या अच्छी बात है ये मिलकर चिकित्सकों के लिए भी फायदेमंद है, रोगियों के लिए भी फायदेमंद है, इस बात पे सर? क्योंकि हमने बहुत जगह चर्चा किया तो सब लोग अपनी अपनी राय बताई। बहुत चिकित्सकों ने कहा ये बहुत गलत चीज़ है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस बात पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे जो चिकित्सक बोल रहे हैं ये बात तो सही है, बट है क्या कि जो तीनों का अपना अपना एरिया बना हुआ है, ठीक है, तो हर एरिया के लिए जो चीज़ था वो पहले जो था वो सही था, और उसमें बाइंडेशन का जो चीज़ है, तो सवाल है कि जो लोग एमबीबीएस करते हैं तो उनकी क्वालिटी फुल रूप से एलोपैथ से होती है, और जो बीएमएस लोग हैं, कोई होम्योपैथ हैं, तो पब्लिक की जागरूकता होता है कि कुछ लोग का ये उम्मीद होता है कि हम होम्योपैथ ही खाएं, सदा हम होम्योपैथ के शरण में रहें। तो उनके लिए तो है कि हम होम्योपैथ में ही हैं तो होम्योपैथ से ही सर्जरी अगर हमको डिपार्ट से हो जाए। कोई आयुर्वेद से है तो मान लीजिए आपको, बहुत लोग सोचते हैं कि हम आयुर्वेद से ही खा रहे हैं, आयुर्वेद से भी मेरा सारा सिस्टम हो जाए। तो सवाल ये होता है कि अपने अपने जगह सब चिकित्सा बहुत ही अच्छी है,
हम लोग कभी किसी भी चिकित्सा को व्यर्थ नहीं बोले कि ये सही नहीं, ये सही नहीं है। तो जो जहाँ पे है वहाँ के लिए ठीक है। सर्जरी सवाल है कि जिनका जो पूर्ण रूपेण अधिकार था तो उनके लिए तो बेटर है। बट है कि बीएमएस को अगर सर्जरी का अगर मिला है तो इसके लिए तो हमको बधाई के अब सरकार को बधाई के पात्र कहते हैं कि सरकार ने ये सोचा तो अच्छी बात है। क्योंकि कभी था कि वो लोग डर के चलते थे कि हम काम ये करें ना करें। अब सरकार ने सराहा तो इसके लिए सरकार के लिए तो हम तो ज़्यादा कहेंगे धन्यवाद कि इसमें कोई बुराई नहीं है। सब अपने अपने जगह पे सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपनी पावर और ऑटोनॉमी है। और जो लोग एमबीबीएस में हैं तो उनकी तो सबसे ज़्यादा रहा सहयोग कि वो सब दिन तो वही लोग करते आए हैं। तो अपना अपना विचार, अपना अपना मत है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि रोगी को डिपेंडेंट करता है कि वो किस ओर जाकर काम कराता है, ये उस पर डिपेंडेंट करता है। ये तो डिपेंड रोगी के ऊपर है कि रोगी को मतलब किस विभाग से संतुष्टि मिल रही है, कि एक मतलब मन में संतुष्टि हो जाती है कि हम मतलब इसी इलाज से ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो सर, जो हमारे बिहार में अपने राज्य में जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था करवाई जा रही है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर देखा जा रहा है बहुत जगह कहीं बेड अवेलेबल नहीं है, कभी कहीं दवाई अवेलेबल नहीं है, कहीं डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो सरकारी जो मतलब गरीब लोग तो सभी को तो पॉसिबल है नहीं कि वो प्राइवेट में जाके अपना इलाज करवाएं। तो इस बात पे सर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो ये सरकार का तो हम तो ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे इस ओर कि वो सरकारी अस्पताल में अच्छी तरह व्यवस्था किया जाए, ताकि जिससे गरीब से गरीब जो निसहाय है उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट का उपलब्ध हो और हर व्यवस्था हो। क्योंकि अधिक से अधिक राज्य में ये सारा व्यवस्था है, सिर्फ बिहार में इस चीज़ की कमी अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए तो हम सरकार कहेंगे कि आगे आकर के इस चीज़ को करें, इसमें कोई दुमत। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अपना समय दिया। इसके लिए हम अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे दर्शक से भी हम यही अनुरोध करेंगे, जिस तरह सरकार की जो कोरोना के ऊपर गाइडलाइंस आ रही है उन नियमों का पालन करें और सर के द्वारा बताई गई चीज़ों का भी ध्यान रखें। और बात रही ट्यूबरक्लोसिस की, उस पर भी ज़्यादा डरने की सर ने बताया, इससे डरने की नहीं, इससे लड़ने की ज़रूरत है। हम अपने आप को कितना सुरक्षित कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तब कोई भी बीमारी हमारे लिए घातक नहीं। एक अंतिम प्रश्न हम यह पूछना चाहेंगे, जो सर डॉक्टर रोशन कुमार सर की तरफ से जो केवी स्टूडियो का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हमारे ज़िले के, हमारे शहर क्षेत्र के जो अच्छे अच्छे इवेंट कवर किए जा रहे हैं, कोई नए टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, किसी अच्छे व्यक्तित्व को लेके उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, मतलब सर ये कहाँ तक कैसा लग रहा है आपको? मतलब हमारे क्षेत्र के लिए कितना सही चीज़ है? हम तो इसके लिए तो रोशन सर को बहुत बहुत बधाई का पात्र कहते हैं कि इसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लोग को जागरूक किया है, जिससे कि बहुत सारे चीज़ की जानकारी नहीं है, उस जानकारी के लिए आपके द्वारा माध्यम से जो ये चलाया जा रहा है, इसके द्वारा बहुत लोग को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध होगा और लोग में जागरूकता बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इसके लिए हम रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार सर। हम अपने स्टूडियो परिवार की ओर से आप सभी को आपको आभार देते हैं और हम अपने दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे। घर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।